नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनमें हमारा पाठ क्रमांक है 12 रेडियम की आत्मकथा, जो एक विज्ञान कथा है और उनको लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आज हम इस गद्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखक का थोड़ा परिचय और उनके बाद उनके द्वारा लिखित इस गद्य कृति की हम समझौती देखेंगे। तो जानते हैं लेखक का परिचय। युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। तो उनके पिता का नाम राम सहाय दुबे था। वे कान्यकुंज ब्राह्मण थे, परंतु कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनका शिक्षा का क्रम अधिक समय तक नहीं चल पाया। तो उन्हें जीआईबी रेलवे में भी नौकरी मिल गई थी। तो कुछ समय बाद टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में भी तार बाबू के रूप में उन्होंने नियुक्ति हुई और वहां रहकर उन्होंने अच्छा कार्य किया। तो नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया। तो सन 1903 से सरस्वती पत्रिका के वे संपादक रहे। तो वे एक अच्छे भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले एक व्यक्ति थे। तो उनकी कुछ साहित्य सर्जन की हम बात करें तो काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप उनकी काव्य रचनाएं हैं। तो उनके अनुदित काव्य में हम बात करें तो गंगा लहरी, ऋतु रंगिणी, कुमार संभव आदि है जो उनकी अनुदित काव्य रचनाएं हैं। तो उनके अनुदित गद्य रचनाओं की हम बात करें तो भामिनी विलास है, अमृत लहरी है, शिक्षा है, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत आदि तो अनुदित उनकी गद्य रचनाएं हैं। तथा हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समीक्षा, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, विज्ञान वार्ता, वाणी विलास, विचार विमर्श आदि भी उनकी अन्य कृतियां हैं। तो इस तरह हम कहें कि वे एक अच्छे साहित्यकार होने के साथ साथ विज्ञान वार्ता में भी गहरी रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। तो द्विवेदी जी प्रथम साहित्यकार हैं जिनको हिंदी साहित्य सृजन के लिए आचार्य की उपाधि भी प्राप्त हुई है। आचार्य की उपाधि से भी वे हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने लेखक का परिचय देखा। अब हम बात करते हैं उनके प्रस्तुत गद्य के शीर्षक की, जिनका नाम है रेडियम की आत्मकथा। तो इस गद्य की समझौती से पहले हम एक बात करें कि आपने अंधेरे में चमकते हुए घड़ी के कांटे देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल या रोड के किनारे लगी हुई रात्रि के अंधेरे में चमकती हुई चीज़ जरूर देखी होगी। यह चमकती हुई चीज़ कोई लाइट नहीं होती है, परंतु ये तो रेडियम तत्व होता है। इस तत्व की खोज पियरी क्यूरी तथा श्रीमती क्यूरी ने की थी, जो एक तरह से चमकती हुई पदार्थ होती है जिन्हें हम रेडियम के नाम से जानते हैं। और उनकी खोज किसने की थी? तो पियरी क्यूरी तथा श्रीमती क्यूरी ने इस रेडियम पदार्थ की खोज की थी। तो इस गद्य में हम देखें तो आज हम रेडियम की आत्मकथा विज्ञान लेख का अध्ययन करेंगे, जो लेखक के विज्ञान वार्ता पुस्तक में से लिया गया है। यह एक पाठ हम कहें तो यह विज्ञान कथा है जो लेखक के प्रस्तुत गद्य रचना विज्ञान वार्ता में से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार यानी उनकी खोज और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है। संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की अधिकता इस गद्य में हमें नजर आती है। तो हम कहें कि यह जो गद्य है, रेडियम नाम का जो पदार्थ है, उनकी आविष्कार यानी खोज और उनकी यात्रा का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन हुआ है, यानी आत्मकथा के रूप में उनका वर्णन हुआ है। तो हम स्कूल के परीक्षा में भी आत्मकथा के बारे में लिखते हैं या तो जानते हैं। हमने भी कई ऐसी आत्मकथाओं के बारे में सुना है, यानी सैनिक की आत्मकथा है, फतेह पुस्तक की आत्मकथा है। उसी तरह यहाँ पर रेडियम की आत्मकथा के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा यानी जिसमें आत्मकथाकार खुद अपने जन्म से लेकर वर्तमान तक के सफ़र को अपने शब्द में व्यक्त करता है, लेकिन जिन्हें हम क्या कहते हैं, आत्मकथा के रूप में जानते हैं।
लेकिन यहाँ रेडियम नाम के एक धातु की अपनी आत्मकथा कही जा रही है। रेडियम खुद अपने बारे में अपना परिचय दे रहा है। एक धातु पदार्थ अपनी आत्मकथा कह रहा है, तो इसके माध्यम से हम इस पदार्थ की उत्पत्ति से लेकर उसके गुण धर्म और उनके उपयोग आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस गद्य में रेडियम नाम के एक पदार्थ की उत्पत्ति, उनकी खोज, उनके गुणधर्म अथवा उनकी उपयोगिता के बारे में आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन किया गया है। तो हम उनके बारे में जानकारी विस्तृत रूप में देखेंगे। पाठ की शुरुआत में हम देखें तो रेडियम अपने जन्म की बात बताते हुए खुद बताता है कि यहाँ आप देखेंगे तो रेडियम की आत्मकथा की बात की गई है। रेडियम नाम का जो पदार्थ है खुद व्यक्ति बनकर अपनी उत्पत्ति के बारे में, उनकी खोज कैसे हुई, या तो उनके गुण धर्म कौन कौन से हैं, या उनकी उपयोगिता क्या है, उनके बारे में रेडियम खुद व्यक्ति के रूप में हमारे सामने अपना परिचय दे रहा है। यानी रेडियम खुद व्यक्ति बनकर अपना परिचय हमें करा रहा है। तो अब हम इस गद्य की समझूती की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में ही रेडियम अपने जन्म की बात बताता हुआ कहता है कि मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। रेडियम खुद कहता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, यह तो मेरी शक्ति, यह कहना मेरी शक्ति से बाहर है और तुम तो लोग उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वे फिर अपने जन्म के बारे में बताते हुए कहता है कि ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल के अपरिचित तथा अपरिचिन गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड यानी विश्व, पूरा विश्व, वे खुद बताता है कि ब्रह्मांड के अनंत, जिनका कहीं अंत नहीं है तथा जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे अपरिचिन यानी असीम गर्भ में, काल के परिवर्तन में, उस अपरिचिन गर्भ के गृह में मेरी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर रेडियम बताता है कि ब्रह्मांड के किसी अनंत, जिनका अंत नहीं है, ऐसे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे एक असीम गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई है। आगे वे बताता है कि मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच एक अद्भुत घटना हुई। रेडियम बताता है कि मैं अकेला था, निराधार, यानी मेरे साथ किसी का कोई आधार नहीं था। मैं इस अनंत शून्य में कई वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा, परंतु उनके बीच एक अद्भुत घटना घटित हुई। परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। यहाँ पर हम बात करें तो वायव्य यानी उत्तर पश्चिम की एक दिशा, जिन्हें वायव्य कहा जाता है। तो रेडियम आगे कहता है कि मैं शून्य, अनंत शून्य में कई वर्षों तक निराधार अकेला इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसी बीच एक अद्भुत घटना घटित हुई। वह घटना कौन सी थी? तो वे बताता है कि परमाणुओं की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। परमाणु का प्रत्येक कण अपने छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है, जो परमाणु कहलाता है। तो वे कहता है कि परमाणु की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे से तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहे हैं। यहाँ पर रेडियम कहता है कि मैं उस दिशा में कई वर्षों तक, कई युगों तक यूं ही पड़ा रहा और तमाशा देखता जाता था कि परमाणु एक दूसरे से मिलकर किस तरह से नए आकार का रूप धारण कर रहे हैं। फिर अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी। बिजली चमकने लगी, हलचल मच गई, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती गई, यानी उनकी गति तेज होती गई। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं एक अत्यंत जलती हुई चीज हूँ, उत्तम वस्तु हूँ और एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा। रेडियम कहता है कि कई अनंत वर्षों तक मैं उस ब्रह्मांड के एक ग्रह में यूं ही पड़ा रहा, परंतु वहाँ पर मैंने एक अचानक से ही क्या हुआ, एक घटना घटित हुई और मैंने देखा कि
एक परमाणु से दूसरे, दूसरे से तीसरे किस तरह से आकार हो रहे हैं, वहां रहकर मैं तमाशा देख रहा था। परंतु वहां गर्मी को सहन करना असह्य हो गया और मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक बहुत ही अत्यंत जलती हुई उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ, जो लंबे समय तक अपना प्रकाश नहीं खोता हूँ। तो इस जलती हुई अवस्था में मैं कई युगों तक पड़ा रहा। फिर निदान यानी अंत में क्या हुआ, 10 दिशाओं में से बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। रेडियम ने कहा कि मैं कई वर्षों तक इसी तरह ब्रह्मांड के अनंत शून्य में घूमता रहा, परंतु निदान यानी अंत में ऐसा हुआ कि 10 दिशाओं से यानी कोने और दोनों ऊपर नीचे इस तरह 10 दिशाओं में से गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की उत्पत्ति हुई। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पड़ा था और बड़े बड़े नगरों से वे सुशोभित था। इन विषयों का विस्तार करना मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। रेडियम कहता है कि पता नहीं अंत में उस संसार में कैसे गर्जना हुई और मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में मैं कैसे पहुंच गया। वह बड़ा ग्रह नगरों से सुशोभित था, परंतु इन सभी बातों की चर्चा करके मैं तुम लोगों को थकाना नहीं चाहता हूँ। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया यानी नष्ट हो गया तथा ज्योतिर्मय वायव्य पदार्थों के रूप में परिणित हो गया यानी वायु के रूप में वे परिणित हो गया। इस महाप्रलय काल में इस संसार से बड़े वेग से मैं फेंका गया और दूसरे संसार में जा पहुंचा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया। यहाँ पर रेडियम कहता है कि पता नहीं मैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, दूसरे से तीसरे ग्रह में किस तरह पहुंचता गया और वहां से वह ग्रह भी एक के बाद एक ग्रह नष्ट होते गए और इस तरह मेरी यात्रा का क्रम चलता रहा। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, दूसरे से तीसरे ग्रह में मैं फेंकाता गया और एक के बाद एक ग्रह भी नष्ट होते गए। इस प्रकार मैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया है। रेडियम कहता है कि पता नहीं ब्रह्मांड के इस चक्कर काटते काटते एक ग्रह से दूसरे, दूसरे से तीसरे ग्रह में मैं किस तरह पहुंच गया और फिर अंत में इस तरह अनेक देश की यात्रा करते हुए अंत में मैं उस अग्निकुंड में गिर गया जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो अग्निकुंड के रूप में परिणित हुई, उसमें रेडियम का फिर प्रविष्ट हुआ। आगे रेडियम कहता है कि मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था। जैसे मैं आपकी पृथ्वी में पहुंचा तो फिर मैं आपकी पृथ्वी के ऊपरी भाग में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत ही थक गया था और मुझे आराम करना जरूरी था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर यानी साथी अनन्य धातुओं के साथ लेटा रहा। रेडियम कहता है कि मेरी उत्पत्ति तो पहले ब्रह्मांड में हुई थी, कई वर्षों तक मैं वहां रहा। फिर कुछ अचानक से ऐसी घटना घटित हुई कि मैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, दूसरे से तीसरे ग्रह में इस तरह यात्रा करते हुए चक्कर काटता रहा। फिर मैं तुम्हारी पृथ्वी में आ पहुंचा, परंतु मैं पृथ्वी में ऊपर की तह पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि इस तरह ब्रह्मांड की यात्रा करते करते मैं थक गया था। इसीलिए मैंने पृथ्वी के नीचे की तह पर जो अन्य धातु है वहां पर मैं कई वर्षों तक लेटा रहा। आगे वे कहते हैं कि घोर निद्रा ने आकर मुझे घेर लिया और मैं कुंभकर्णी निद्रा में निमग्न हो गया। निद्रा पूरी भी नहीं हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा। यहाँ पर रेडियम कहता है कि मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था, क्योंकि यात्रा करते करते मैं तो थक चुका था, इसीलिए मुझे आराम की जरूरत थी। तो इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्य धातुओं के साथ लेटा रहा। घोर निद्रा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। मैं कुंभकर्णी नींद में सो भी रहा था कि मेरी निद्रा पूरी भी नहीं हुई थी और मुझे फिर यात्रा करने के लिए उठना पड़ा। रेडियम कहता है कि यहाँ तक मेरी यात्रा का अंत नहीं हुआ।
मैं पृथ्वी की तह पर जमीन में नीचे अपने अन्य धातुओं के साथ लेटा रहा। मेरी निंद्रा अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि फिर मुझे यात्रा करने के लिए उठना पड़ा। आगे वे बताता है कि मैं इस हिरण्य गर्भ के पेट में कई करोड़ों कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, यानी उपस्थित था। पद्म यानी हम भारतीय संख्याओं के रूप में देखें तो 15 शून्य लगने पर एक पद्म बनता है। तो वे कहते हैं कि मैं इस हिरण्य गर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों तक विद्यमान रहा, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता नहीं पा सका था। इस पृथ्वी के पेटाल में मैं कई वर्षों तक रहा, परंतु किसी को मेरा पता नहीं था, किसी को मेरे बारे में जानकारी नहीं थी। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी आंधी यानी तूफान पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। वे कहते हैं कि जिस तरह मैं पृथ्वी के पेटाल में अन्य धातुओं के साथ रहता था, किसी को मेरे बारे में पता नहीं था, परंतु जैसे जैसे पृथ्वी पर घटनाएं घटित होती गई, उनका ऊपरी भाग कट होता गया, उसी तरह मैं ऊपर की ओर आता गया। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ मित्रता हो गई थी। इस तरह वे कहता है कि मैं अन्य धात पृथ्वी के पेटाल में अन्य धातुओं के साथ रहने लगा और उन लोगों के साथ मेरी बड़ी गाढ़ मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख का बराबर सहानुभूति रखता था। यहाँ पर रेडियम कहता है कि उन खनिज अन्य धातुओं के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उन लोगों के साथ बराबर रहता था, उनके सुख दुख का सहभागी रहता था, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था कि अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे ढूंढ लिया। मेरे चीर संगी यानी बहुत दिनों के साथ रहने वाले मेरे मित्रों से मुझे अलग कर दिया और मनुष्यों के सामने मुझे उपस्थित कर दिया। यहाँ पर रेडियम बताता है कि मैं एक ब्रह्मांड में मेरी उत्पत्ति हुई थी। अन्य ब्रह्मांडों के चक्कर काटता काटता मैं तुम्हारी पृथ्वी तक पहुंचा। मैं यात्रा करते हुए थक गया था, इसलिए पृथ्वी की तह में अन्य धातुओं के साथ रह रहा था। लेकिन अचानक एक दिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, मुझे मेरे अन्य मित्रों से अलग कर दिया और आप जैसे यानी मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। यहाँ पर रेडियम वैज्ञानिकों के हाथ लगा उनके बारे में अपना परिचय बताता है और आगे वे कहता है कि वैज्ञानिकों ने मुझे अपने चीर संगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया और उनके बाद मेरी नई यात्रा का आरंभ हुआ। आगे वे कहता है कि वियोग का फल बहुत ही बड़ा कड़वा होता है। उसके बारे में समझाते हुए वे कहता है कि मिलन और वियोग दो विपरीत स्थितियां हैं। मिलन में आनंद होता है, जबकि वियोग में तो बहुत ही दुख होता है, अलग होने का दुख होता है। कभी कभी यह दुख असह्य रूप धारण कर लेता है और अपनी व्याकुलता बढ़ जाती है। किसी भी तरह मन को चैन नहीं मिलता है, प्रिय की याद निरंतर मन को बेचैन करती रहती है। इस तरह वियोग का फल कड़वा होता है। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें अपने मित्रों से अलग कर दिया तो रेडियम को भी बड़ा दुख हुआ, वे भी अपने साथियों से अलग होकर दुखी हो गया। इसलिए वे कहता है कि प्रतिक्षण मुझे मेरे अपने मित्रों की याद आती रहती थी। आगे वे कहता है कि यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्यों को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर नहीं था। ऐसा करना उसे मंजूर क्यों नहीं था? क्योंकि पशुओं में जिस तरह सिंह की धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसे मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा था और इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बिठाया था, इसलिए उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण था। यहाँ पर रेडियम कहता है कि जिस तरह वैज्ञानिकों ने मुझे अपने मित्रों से अलग कर दिया तो उनका बदला मैं ले सकता था, परंतु मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस तरह पशुओं में सिंह की धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र का जिस तरह से मान है और कंकड़ों में यानी पत्थरों में जिस तरह रत्न मान पाते हैं, उसी तरह रेडियम का भी अपना एक अलग महत्व प्रस्थापित हो चुका था। रेडियम को भी एक अलग ही महत्व प्राप्त हो चुका था और वह महत्व मनुष्यों ने ही दिलाया था। इसलिए वे मनुष्य को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और इसलिए वे उनके साथ प्रसन्न होकर आगे रहने लगा। आगे वे बताता है कि मेरी उत्पत्ति पिंच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है।
यहाँ हमें 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई है। तो रेडियम की उत्पत्ति पीच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। आगे वे कहते हैं कि यूरानियम मेरे पितामह है और आयोनियम मेरे पिता है। अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे अपने आप ही आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाता हूँ। यहाँ पर रेडियम की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उनके बारे में बात की गई है कि उनकी उत्पत्ति पीच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई है। यूरानियम उनके पितामह और आयोनियम उनके पिता है। वे कहता है कि यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप अपने आप ही आयोनियम और आयोनियम से मेरी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आगे कुछ और बात भी की गई है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में पारस मणि का भी जिक्र मिलता है। मणि के संबंध में इसके हजारों कहानियां समाज में प्रचलित है। पारस मणि के बारे में यहाँ पर कुछ मान्यताएं हैं, उनके बारे में बात की गई है कि अच्छा तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना होगा। आप यहाँ पर उनकी चित्र भी देख सकते हैं। यह एक ऐसा पारस पत्थर है जो पहले हमारे भारत में मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि निम्न कक्षा की यानी निम्न श्रेणी की धातुओं को उच्च श्रेणी की धातुओं में परिवर्तित हम इस पारस पत्थर से कर सकते थे। तो इनकी कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी लोक कथाएं हैं जो हमारे भारत में भी प्रचलित है। यहाँ पर इस पारस पत्थर की बात करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जिस तरह इन पारस पत्थर से उच्च कक्षा की धातुओं में परिणत किया जा सकता था, उसी तरह एक धातु में से दूसरी धातु में रेडियम की उत्पत्ति हो सकती है। यही कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। हमारे भारत के कई लोक कथाओं में पारस पत्थर की कई कहानियाँ मौजूद है। उनमें से हम यहाँ पर उनके बारे में जानकारी देखें तो आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडियम खुद बताता है कि अच्छा तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है। यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी क्या हो जाता था, सोना बन जाता था और जसत चांदी में रूपांतरित ग्रहण करता था। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूँ कहे कि वे एक निम्न कक्षा की श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणित करने की रीति को जानते थे। किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इस एक धातु को कपोल कल्पित यानी मनोरंजन का माध्यम माना और इसकी हंसी उड़ाई। लेकिन रेडियम कहता है कि अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है, यानी वे सजग हुए हैं। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम से मैं रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे के रूपांतर ग्रहण कर सकती है। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी कई वर्ष लगेंगे। यहाँ पर पारस पत्थर का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि कुछ लोग हमारे भारत में जब पारस पत्थर था तो पश्चिमी लोग हम इनका मजाक उड़ाते थे, परंतु रेडियम कहता है कि जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई है तब उन लोगों की आंखें खुली है और वे लोग पारस पत्थर की सत्यता पर विश्वास करने लगे हैं। परंतु अभी वे नहीं जानते कि मेरी उत्पत्ति का भी और पारस पत्थर से भी कई ऐसी उत्पत्ति हम बना सकते हैं। उनके द्वारा हम निम्न कक्षा की धातु को उच्च कक्षा की श्रेणी में परिवर्तित कर सकते हैं। और रेडियम कहता है कि अब मेरी उत्पत्ति के बाद उन लोगों की इस तरह से आंखें खुली है, यानी वे सजग हुए हैं। तो आगे वे बताते हैं कि मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। रेडियम खुद अपना यहाँ बहुमूल्य बताता है और वे कहता है कि मेरा मूल्य इतना अधिक है कि संसार में मैं सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में तो सोना और प्लेटिनियम के ढेर मुझे आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि एक आल्पिन के सिरे के बराबर मेरे छोटे से छोटे टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। रेडियम यहाँ पर अपनी बहुमूल्यता के बारे में बताता है कि मैं बहुत बहुमूल्य वस्तु हूँ। यदि आप मुझे खरीदने जाओगे तो मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में तो आपको सोने और चांदी के कई सारे ढेर प्राप्त हो सकते हैं।
तो वे कहते हैं कि मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तो आप लोग इतने से ही लगा सकते हो कि एक छोटी सी आलपिन के सिरे के बराबर छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये है। और लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण आज भी मौजूद है। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन यानी दूरबीन के देखे नहीं जा सकते, पर इतने से ही छोटे कणों की कीमत भी कितनी है, 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे हुए हैं। इस तरह रेडियम यहाँ अपनी बहुमूल्यता के बारे में बात बताता है। तो उनके बाद वे अपने गुण धर्मों के बारे में बताते हुए कहता है कि जिस तरह मेरी उत्पत्ति के बारे में आपने सुना और मेरे उत्पत्ति के बाद जिस तरह वैज्ञानिकों ने मेरी खोज की और मेरी बहुमूल्यता के बारे में आप लोगों ने सुना, तो अब आप मेरी गुणधर्मता के बारे में भी जानिए। इस तरह रेडियम फिर अपनी गुणधर्म के बारे में भी बताता है। वे कहता है कि मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। उन्हें तुम खाली आंख कभी नहीं देख सकते। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकीर्ण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट यानी गिरगिट की तरह बदलता रहता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, फिर धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो तो मैं बड़ा गुल खिल दिखाऊंगा। गुल दिखाना, गुल खिलाना यह एक मुहावरा है, यानी अचंभे की बात कर दिखाऊंगा। पानी से जितना चाहो उतना उजल और ओशन जमा कर लो। एक बात और याद रख लो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। यहाँ पर रेडियम क्या करता है, अपने गुण धर्म के बारे में बताता है। रेडियम के इस कथन को हम विस्तृत रूप से जाने तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से अपने आप ही अदृश्य किरणें उत्पन्न होती रहती है। इस घटनाओं को रेडियो एक्टिव कहते हैं। जिन पदार्थ से अदृश्य किरणें निकलती रहती है या जिन पदार्थ में रेडियो एक्टिव घटना घटित होती है, उन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो किरण उत्सर्जित होती रहती है उन्हें रेडियो एक्टिव किरणों के रूप में हम पहचानते हैं। किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाली किरण 3 प्रकार से होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से ये 3 किरणें उत्सर्जित होती रहती है यानी निकलती रहती है। तो पदार्थ के परमाणु से इन किरणों के निकलने से मूल पदार्थ का परमाणु भार परिवर्तित हो जाता है और फलस्वरूप नए परमाणु भार और नए परमाणु के नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव विघटन या तो रेडियो एक्टिव क्षय के रूप में हम पहचानते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और जब यूरेनियम से एक अल्फा क्रम निकल जाता है तो यह कोरियम में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यूरेनियम का क्षय हो जाता है। तो इस तरह रेडियम ने अपने से निकलने वाली 3 किरणों के बारे में भी बताया है और अपने गुण धर्मों के बारे में भी बात की है। वे कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए यूं ही रहने दो तो मैं गिरगिट की तरह तुम्हें अपने गुल खिलाते हुए दिखाऊंगा। इस तरह उन्होंने यहाँ पर अपने गुण धर्म के बारे में भी बताया है। तो उनके बाद वे अपनी उपयोगिता के बारे में बताता है। हम जाने तो रेडियम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी एक पदार्थ है। रेडियम एक बहुमूल्य एवं उपयोगी पदार्थ के रूप में पहचाना गया है। इसका मूल्य सोने और प्लेटिनियम से कहीं ज़्यादा होता है। तो साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्व है और इसका उपयोग असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। प्रस्तुत निबंध में हम बात करें तो रेडियम के आविष्कार एवं उनके साथ साथ उनकी उपयोगिता के बारे में भी रेडियम ने बात की है। तो उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताता है कि अब मेरी कुछ उपयोगिताओं को भी तुम लोग सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा ही की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरे बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपनी प्रकाश नहीं खोता हूँ। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगियों के घाव को कुछ देर तक देखता रहता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरणें घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग मुझे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में मैं करोड़ों तारों के आसमान में चमक रहे हैं।
इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता है। यहाँ पर रेडियम खुद अपनी किरणों के बारे में बताते हुए और अपनी उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक ऐसा तेज पदार्थ हूँ जो लंबे समय तक अपना प्रकाश नहीं खोता हूँ और मेरे बदौलत तो कई लोगों की जान भी बच चुकी है। 19वीं शताब्दी में रेडियम का उपयोग चिकित्सा में भी होने लगा था। रेडियम की गामा किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में भी होने लगा, जिसका परिणाम सफलतापूर्वक हुआ है या तो सकारात्मक हुआ है। ऐसा माना जाता है कि नासूर के रोगियों या तो कैंसर के रोगियों की चिकित्सा के लिए भी रेडियम बहुत ही उपयोगी पदार्थ माना गया है। और रेडियम खुद बताता है कि मैं एक ऐसा प्रकाशित पदार्थ हूँ जो लंबे समय तक क्या करता हूँ, अपना प्रकाश नहीं खोता हूँ। और डॉक्टर लोग बड़े बड़े पर्दों में मुझे क्या करते हैं, दिखाते हैं, और जिस तरह वे दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान में मैं कई तारों की तरह चमकता हुआ पदार्थ हूँ। इस तरह रेडियम ने अपनी उपयोगिता के बारे में यहाँ बताया है कि चिकित्सा में भी रेडियम का उपयोग होने लगा है। तो साथ साथ वे कहता है कि मैंने अब तक आप लोगों से एक बात छिपा कर रखी है। वह कौन सी बात है? तो हम एक बात बताएं कि रेडियम को हम अपने यूं ही अपने हाथों से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह इतना गर्म पदार्थ है कि हमारे हाथ में भी फफोले हो सकते हैं। इसलिए वे आगे बताता है कि एक बात मैंने अब तक छिपा रखी थी। मैं देख रहा था कि तुम मुझे अपने हाथों से छूते हो या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करते तो मैं उसका मजा तत्काल आप लोगों को चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जावेंगे, बड़े बड़े फोड़े उठावेंगे जो शीघ्र आराम नहीं दे सकेंगे। इतना कष्ट बहुत ही असह्य होता है। रेडियम कहता है कि आप लोग बचे, ऐसे ही मुझे अपने हाथ उठाते तो आपके हाथों में बड़े बड़े फफोले हो जाते और उनकी पीड़ा इतनी होती कि वे आप लोग कभी सह भी नहीं सकते। तो आगे वे कहता है कि इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो चुका है। भविष्य में भी मैं बड़ी बड़ी करामत यानी जादू करके दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुनकर तुम्हें दांतों तले उंगली भी दबानी पड़ेगी। विलक्षण यानी अद्भुत, अनोखी। रेडियम कहता है कि मेरी उपयोगिता को सिर्फ तुम इतना ही मत समझना, लेकिन भविष्य में मैं बहुत बड़ी करामतें करके तुम्हें दिखा सकता हूँ। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीख जाओगे। रेडियम कहता है कि हे मनुष्य जाति, तुम इतने से ही मेरी उपयोगिता को मत मान लेना। जैसे जैसे तुम मेरी कद्र करना जानोगे तो मैं तुम्हें भविष्य में और भी करामत करके दिखाऊंगा और फिर तुम मेरी कद्र करना सीख जाओगे। दिन दिन विज्ञान वेताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूंगा। रेडियम कहता है कि अभी तो मैं कई दिनों के लिए कई जगह पर मौजूद हूँ। मैं वैज्ञानिकों की खोज का भी कारण बनना चाहूँगा। आगे वे कहता है कि मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु निकलती है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। आप लोगों ने घड़ी में भी देखा होगा या तो कहीं ऐसे रोड पर छोटी छोटी लाइट के रूप में भी देखा होगा। कहीं आजकल तो वर्तमान समय में रेडियम का नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु बनी हुई है जो मनुष्यों ने क्या किया है, सर्जित की है। मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए रेडियम का नाम धारण कर उन लोगों ने कई कृत्रिम वस्तुएं भी बनाई है। घड़ियाल के कांटे हैं, रोड पर छोटी छोटी लाइटें हैं, या तो कभी कभी ऐसे स्टिकर होते हैं जो रात के समय अंधेरे में चमकते रहते हैं। इस तरह रेडियम अपनी उपयोगिता के बारे में बताता है कि मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ियों में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। मैं अभी और यात्रा करूँगा और आगे करता जाऊँगा।
रेडियम कहता है कि अभी तक तो आप लोगों ने मेरे बारे में सिर्फ जानकारी प्राप्त की है, मेरी उपयोगिता के बारे में आप लोग समझोगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी उपयोगी कारण बन सकता हूँ। फिर वे आगे कहता है कि बस एक बात और, मैं भारतवासियों से प्रसन्न नहीं हूँ। रेडियम अंत में अपनी बात बताते हुए कहता है कि मैं भारतवासियों से नाराज हूँ। वे भारतवासियों से क्यों नाराज है, तो उनका उत्तर देते हुए वे कहता है कि क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते हैं। देखो, भारत में कितनी ऐसी खाने हैं जहाँ पर मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं है, कि इतना अधिकार नहीं है कि वे मुझे खोद कर निकालें और मेरी उपयोगिता को समझें। हम बात करें तो हमारे भारत में भी कई ऐसी जगह पर रेडियम मौजूद है, परंतु हमारे भारतवासी उस रेडियम पदार्थ को खोदने के लिए थोड़े आलसी है, यानी वे उनकी खोज करने में आलसी वृत्ति दिखा रहे हैं। इसलिए रेडियम कहता है कि मैं भारतवासियों से नाराज हूँ। वे नहीं जानते कि मैं भारत की कितनी खानों में मौजूद हूँ। यदि वे लोग मुझे ढूंढ लेंगे तो मैं उन्हें अपनी उपयोगिता के बारे में और भी करामत करके दिखा सकता हूँ। आगे वे कहता है कि तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारे दास बनने को भी तैयार हूँ, यानी मैं तुम्हारा नौकर बनने को भी तैयार हूँ। रेडियम कहता है कि हे मनुष्यवासी, आप लोगों ने तो मेरी सिर्फ उत्पत्ति या तो मेरी उपयोगिता के बारे में ही जाना है, परंतु तुम लोग यदि मुझे खोदने के प्रयत्न करोगे, मुझे ढूंढ लोगे, तो मैं आप लोगों को मेरी और उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। एक बार तुम लोग मुझे ढूंढ लो, फिर मैं तुम्हारा दास बनने को भी तैयार हूँ। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रेडियम ने अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुए अपनी उपयोगिता के बारे में, अपने गुणधर्मों के बारे में, अपनी उत्पत्ति के बारे में और आने वाले भविष्य में भी यदि उनकी खोज की जाए तो उनकी अपनी करामतों के बारे में भी बताया है। रेडियम खुद व्यक्ति बनकर अपनी उत्पत्ति के बारे में, साथ साथ वैज्ञानिकों ने उनकी किस तरह खोज की, उनकी क्या उपयोगिता है, आज मनुष्य ने उनका ही नाम धारण कर किस तरह कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण किया है, उनके बारे में रेडियम ने यहाँ पर बात की है। आज आप देखेंगे तो रेडियम का नाम धारण कर ही मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए कई ऐसी कृत्रिम बनावटें चीज़ें बनाई है जिनका आज हम उपयोग करते हैं। आज आप देखेंगे तो आपके घड़ियाल के कांटों में भी रेडियम दिखाई देगा, कई ऐसे लाइट के बोर्ड होंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा, रोड पर भी ऐसे रेडियम के स्टिकर आपको दिखाई देंगे। इस तरह रेडियम हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि हम उनकी उपयोगिता के बारे में समझेंगे, उनकी कद्र कर लेंगे, तो रेडियम भविष्य में हमारे लिए चिकित्सा के अलावा कई उपयोगी चीज़ों का कारण भी बन सकता है। तो इस गद्य में हमने यह भी देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज रेडियम का उपयोग हो रहा है। इस तरह रेडियम ने यहाँ पर अपनी संपूर्ण जानकारी आत्मकथनात्मक शैली में प्रकट की है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। पूरे इस आत्मकथनात्मक शैली की समझूती के आधार पर स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।